अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में इंशाल्लाह हम थर्ड टॉपिक फ्रॉम चैप्टर 12 पढ़ेंगे विच इज़ मैटर एंड एंटी मैटर। इसको मैंने 6 हेडिंग्स में डिवाइड किया है स्टूडेंट्स, जिसमें सबसे पहली सब हेडिंग आ रही है प्रिडिक्शन ऑफ एंटी पार्टिकल्स। अब ये मैटर तो एग्जिस्ट करता ही है, लेकिन ये एंटी मैटर क्या चीज़ है, आइए हम बात करते हैं। नंबर 1, 1928 में पॉल डिराक एक साइंसदान है जी, जिसने प्रिडिक्ट किया कि जितने भी फंडामेंटल या बेसिक पार्टिकल्स होते हैं या एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं, उनके करस्पॉन्डिंग एंटी पार्टिकल्स भी पाए जाते हैं। अब एंटी पार्टिकल्स क्या होते हैं? इनका मास सेम होता है, लेकिन चार्ज और मैग्नेटिक मूवमेंट ये ऑपोजिट होते हैं। यानी मैं ये कहूँ, अगर मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है तो एंटी इलेक्ट्रॉन एक ऐसा पार्टिकल होगा जिसका मास, जिसका चार्ज का अमाउंट बिल्कुल इलेक्ट्रॉन जैसा होगा, लेकिन चार्ज का नेचर नेगेटिव की बजाय पॉजिटिव होगा। उसे हम पॉजिट्रॉन कह देते हैं इलेक्ट्रॉन की बजाय। सो वी कैन से दैट द रेस्ट मास ऑफ एन एंटी पार्टिकल इज द सेम as that of its corresponding particle but with opposite charges and magnetic moments। जैसा कि एग्जाम्पल के तौर पे पॉजिट्रॉन आपके सामने है। पॉजिट्रॉन इज एक्चुअली एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय ई प्लस। जो इलेक्ट्रॉन होता है इसे हम ई माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। और पॉजिट्रॉन को हम ई प्लस से रिप्रेजेंट करेंगे बिकॉज इट इज़ एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इसका मास, इसका चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है एज डैट ऑफ इलेक्ट्रॉन, बस चार्ज का नेचर ऑपोजिट है। यानी इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है तो उसका ऑपोजिट क्या बनेगा? पॉजिटिव। तो पॉजिट्रॉन पे चार्ज पॉजिटिव होता है। अब पॉजिट्रॉन का रेस्ट मास बिल्कुल वैसे ही होगा जैसा कि इलेक्ट्रॉन जैसा है, बस इसका चार्ज पॉजिटिव होगा, इक्वल इन मैग्नीट्यूड टू द इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज। और ये भी याद रखिएगा स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉजिट्रॉन जो है ये फर्स्ट डिस्कवर्ड एंटी पार्टिकल है, जो कि एंडरसन ने डिस्कवर किया था इन 1932 इन अ क्लाउड चैम्बर एक्सपेरिमेंट। एंड आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ पॉजिट्रॉन, साइंटिस्ट हैव फाउंड दैट ऑल फंडामेंटल पार्टिकल्स हैव देयर एंटी पार्टिकल्स। जैसे हमने पॉजिट्रॉन बात की, डैट इज़ द एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन, या जिसे एंटी इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हैं। इसी तरह अदर एंटी पार्टिकल्स भी डिस्कवर हुए दुनिया में। आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ द पॉजिट्रॉन मैनी मोर एंटी पार्टिकल्स वर डिस्कवर्ड। अब एंटी पार्टिकल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? जो उस पार्टिकल की सिंबल होती है उस सिंबल के ऊपर बार लगा देते हैं, तो वो एंटी पार्टिकल को शो करता है। जैसे एंटी प्रोटॉन इज रिप्रेजेंटेड बाय पी बार, एंटी न्यूट्रिनो इज रिप्रेजेंटेड बाय न्यू बार। ये सिंबल स्टूडेंट्स न्यू है, न्यू न्यूट्रिनो होता है, और अगर इसी न्यू सिंबल के ऊपर ये बार डाल देंगे तो ये एंटी न्यूट्रिनो को शो करेगा। नेक्स्ट 6 हेडिंग में बात हो रही है जी एलिमेंट्री पार्टिकल्स एंड एंटी पार्टिकल्स। जितने भी एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं उनके एंटी पार्टिकल्स भी होते हैं, लेकिन एक बात याद रखिएगा स्टूडेंट्स, एलिमेंट्री पार्टिकल्स ऐसे पार्टिकल्स को कहते हैं जिनका कोई सब स्ट्रक्चर या इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं होता, यानी वो पार्टिकल्स मज़ीद किसी पार्टिकल से मिलकर बने नहीं होते। इन्हीं को एलिमेंट्री पार्टिकल्स या फंडामेंटल पार्टिकल्स कहते हैं। सो क्वार्क्स एंड लेप्टॉन्स, ये फर्दर आगे चलते हुए हम क्वार्क्स को भी डिस्कस करेंगे और लेप्टॉन्स को भी डिस्कस करेंगे। ये दो पार्टिकल्स ऐसे पार्टिकल्स हैं जिन्हें एलिमेंट्री या फंडामेंटल कहते हैं। टोटल डियर स्टूडेंट्स 6 क्वार्क्स होते हैं और इसी तरह फिर 6 एंटी क्वार्क्स भी होते हैं। इसी तरह जितने लेप्टॉन्स होंगे उनके एंटी लेप्टॉन्स भी पाए जाएंगे। दीज एलिमेंट्री पार्टिकल्स ऑल्सो हैव करस्पॉन्डिंग एंटी पार्टिकल्स, जिसकी स्टडी आगे चल के डिटेल से आएगी स्टूडेंट्स। Next, for your information, a particle accelerator is a huge machine. Students, particle accelerator की बहुत ज़्यादा significance है in the study of nuclear and particle physics. Actually, साइंसदानों को कैसे पता चला इन तमाम सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में? इन्होंने पार्टिकल एक्सेलरेटर मशीन में इन तमाम पार्टिकल्स को हाई स्पीड पे एक्सेलरेट किया और इन्हें आपस में कोलाइड कराया, और इनकी कुलयन के नतीजे में नए पार्टिकल्स डिस्कवर हुए स्टूडेंट्स। सो अ पार्टिकल एक्सेलरेटर इज अ ह्यूज मशीन दैट एक्सेलरेट्स चार्ज पार्टिकल्स सच एज इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, अल्फा रेज टू एक्सटर्नली हाई एनर्जीज ऑफ स्पीड्स अप्रोचिंग टू द स्पीड ऑफ लाइट।
लीनियर एक्सेलरेटर्स भी होते हैं, साइक्लोट्रॉन्स भी होते हैं जिनमें मैग्नेटिक फील्ड को इस्तेमाल किया जाता है, एंड बीटाट्रॉन्स भी होते हैं, आर इम्पॉर्टेंट पार्टिकल एक्सेलरेटर्स। तो कभी आपको 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज़ पार्टिकल एक्सेलरेटर, तो ये आंसर आप लिख सकते हो शॉर्ट में। नेक्स्ट एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है, फॉर देयर वर्क ऑन दिस डिस्कवरी Dirac and Anderson received the Nobel Prize in Physics, Dirac in 1933 and Anderson in 1938. In 1955, Serge and Chamberlain discovered antiproton using a particle accelerator and were awarded the Nobel Prize in Physics in 1959 for their discovery of antiproton. ये जस्ट आपके लिए इंफॉर्मेशन थी इस पैराग्राफ में जो कि MCQ में आपको पूछी जा सकती है। Next is, do you know the cosmic rays are high energy particles coming from the outer space with unknown sources? Actually cosmic rays आपको short question में अलहदा से पूछा जा सकता है। cosmic rays वो तमाम rays होती हैं जिनका source हमें नहीं पता होता कि वो किस source से आ रही हैं, unknown source होता है, और ये स्पेस से हमारी एनवायरनमेंट में एंटर होती हैं। अब स्पेस से कोई भी रोशनी, कोई भी लाइट, कोई भी रेडिएशन जब एंटर होती हैं तो वो रेडिएशन किसी सन से आ रही होगी, किसी स्टार से आ रही होगी, किसी गैलेक्सी से आ रही होगी। ओके, देयर सोर्सेज मे बी द सन or the other stars. These particles consist mostly of protons, neutrons and heavy nuclei which are continually bombarding the earth. When these particles interact with the atoms of the gases of earth atmosphere, जारी बात है हमारी अर्थ की सरफेस तक पहुंचने से पहले इन पार्टिकल्स को टकराना पड़ेगा जो अर्थ की एटमॉस्फेयर के अंदर गैसेस हैं उनके साथ। दे प्रोड्यूस showers of secondary particles which rain down on us all the time. नेक्स्ट इन्होंने एक इन्फॉर्मेशन यहाँ हमें दी हुई है, व्हेन न्यूक्लियाई ऑफ अनस्टेबल रेडियो एक्टिव एलिमेंट से यूरेनियम 235 अंडरगो फिशन रिएक्शंस इन द nuclear reactor, they emit a variety of particles such as neutrons, neutrinos, alpha particles, photons, electrons and positrons. Next third point में हमें बताया गया है, when charged particles such as electrons and protons are accelerated by an accelerator and then bombarded on the target material which is hydrogen, these accelerated charged particles may collide head-on with each other. As a result, the debris from these reactions contain particles like pions, kaons, muons and even antiprotons. ये पायोन्स, केओन्स, मियोन्स, ये तमाम चीज़ों की डिस्कशन आगे चलकर आएगी जब हम फंडामेंटल या एलिमेंट्री पार्टिकल्स को स्टडी कर रहे होंगे। जस्ट ये 3 इन्फॉर्मेशंस आपको पता होनी चाहिए, इससे रिलेटेड कोई MCQ आपको पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, अब इसी हेडिंग में हमारे पास टॉपिक आ रहा है, डैट इज़ पेयर प्रोडक्शन। पेयर प्रोडक्शन में क्या होता है स्टूडेंट्स, जब भी कोई हैवी न्यूक्लियस के आसपास कोई हाई एनर्जी गैमा रे फोटोन जब गुजरता है तो ये एक्चुअली इसकी जितनी भी एनर्जी है ये कन्वर्ट हो जाती है पेयर ऑफ पार्टिकल्स में। यानी जब भी एनर्जी मैटर में कन्वर्ट होती है तो वो एक पेयर में होती है, इसलिए इस फिनोमिनन का नाम पेयर प्रोडक्शन है। अब पेयर में क्यों होती है इसकी वजह मैं बताऊंगा, पहले हम देख लेते हैं इस पेयर में जो सबसे पहला पार्टिकल बना डैट इज इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन का ऑपोजिट एंटी पार्टिकल कौन सा होता है स्टूडेंट्स, डैट इज पॉजिट्रॉन, जिसे एंटी इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं स्टूडेंट्स। ओके, आप ये डायग्राम में देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि जब एक हाई एनर्जी गैमा रे फोटोन किसी न्यूक्लियस की विसिनिटी में आता है तो वो कन्वर्ट हो जाता है पेयर ऑफ पार्टिकल्स में। अब ये पेयर ऑफ पार्टिकल्स क्यों बने हैं इसकी सबसे पहले बात कर लेते हैं। आपको पता है जो गैमा रे फोटोन है ये एक लाइट है और लाइट पे कोई चार्ज नहीं होता, तो इसका मतलब है इनिशियल चार्ज बिफोर कन्वर्जन 0 है। अब जब कन्वर्जन हुई अगर यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन पार्टिकल बन जाता तो इलेक्ट्रॉन पे तो चार्ज होता है आपको पता है, तो फिर तो कन्वर्जन से पहले चार्ज 0 था, कन्वर्जन के बाद चार्ज आ गया, ये तो चार्ज कंजर्वेशन के अगेंस्ट हो जाएगा। इसलिए अगर कन्वर्जन से पहले नेट चार्ज 0 है तो कन्वर्जन के बाद भी नेट चार्ज 0 होना चाहिए। इसीलिए जब भी एनर्जी मैटर में कन्वर्ट होती है वो पेयर्स में होती है और उन पेयर्स में जो पार्टिकल्स पाए जाते हैं उनका नेट चार्ज 0 होता है। आप चेक कीजिए यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है डैट इज -e और पॉजिट्रॉन का चार्ज +e है, तो टोटल चार्ज कन्वर्जन के बाद भी 0 रहा। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जब भी एनर्जी मैटर में कन्वर्ट होगी वो पेयर में होगी,
और उस पेयर का नेट चार्ज 0 होगा ताकि चार्ज कंजर्व रह सके। इसलिए मैं कहूँगा कि जब भी एनर्जी मैटर में कन्वर्ट होगी वो पेयर में होगी, इसी को हम पेयर प्रोडक्शन कहते हैं। अब ये इंसिडेंट गैमा रे फोटोन जिस लाइन में आ रहा था, इस लाइन के साथ एंगल बनाते हुए इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन इस तरह से मूव कर रहे होंगे एट एंगल्स थीटा एंड थीटा डैश एज शोन इन द फिगर। और स्टूडेंट्स यहाँ पे ये देखें एनर्जी लिखी हुई है एच एफ ग्रेटर देन 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये एनर्जी एच एफ इज़ ग्रेटर देन 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसका क्या मतलब है? आइए अभी हम सीखते हैं। अगर इसी कन्वर्जन प्रोसेस पे हम एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई करें तो आपको पता है आफ्टर कन्वर्जन जो चीज़ बन रही है वो ऑफ कोर्स इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन एंड बोथ आर मूविंग विद सर्टेन काइनेटिक एनर्जीज। अब हम सपोज कर लेते हैं फ़िलहाल जो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन बने हैं दे डोंट हैव एनी काइनेटिक एनर्जी, तो फिलहाल इनके बनने पर इनके पास रेस्ट मैस एनर्जी तो होगी। तो जो इलेक्ट्रॉन की रेस्ट मैस एनर्जी होगी उसे कहेंगे एम नॉट सी स्क्वेयर अकॉर्डिंग टू द फार्मूला ऑफ मैस एनर्जी इक्वेशन। इसी तरह पॉजिट्रॉन की जो एनर्जी होगी रेस्ट मैस एनर्जी दैट इज ऑल्सो एम नॉट सी स्क्वेयर बिकॉज बोथ ऑफ द पार्टिकल्स हैव सेम मैस। तो फिर इसका मतलब है अगर मैंने इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन बनाना है तो मेरे गैमा के पास कम से कम इतनी एनर्जी होनी चाहिए एम नॉट सी स्क्वेयर प्लस एम नॉट सी स्क्वेयर, यानी 2m0c² एनर्जी अगर गैमा के पास होगी तो तभी ये कन्वर्जन हो सकती है। हाँ, अगर इससे ज़्यादा एनर्जी होगी तो जो रेस्ट ऑफ द एनर्जी बचेगी या जो सरप्लस एनर्जी बचेगी वो दोनों पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी हाफ हाफ। तो अगर हम सॉल्व करें ये m0c² बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन, जो कि आपको पता है रेस्ट मास होता है इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन का 9.1 इंटू 10⁻³ kg। ये वैल्यू मास की यहाँ पुट करेंगे इस फॉर्मूला में। c यहाँ स्पीड ऑफ लाइट है, 3 इंटू 10⁸ इसकी वैल्यू पुट करेंगे। पहले आंसर जूल में आएगा, बाद में आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे तो आंसर आएगा 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए हमारे पास एनर्जी होनी चाहिए कम से कम 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी तरह पॉजिट्रॉन बनाना है तो इसके लिए भी एनर्जी होनी चाहिए 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसका मतलब अगर मैंने ये पेयर प्रोड्यूस करना है इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन पेयर तो मेरे गैमा के पास जो एनर्जी होनी चाहिए वो 2m0c² होनी चाहिए, यानी 2 टाइम्स ऑफ 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये बन जाएगी आपके पास 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब पेयर प्रोडक्शन तभी हो सकता है अगर गैमा रे फोटोन की एनर्जी 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा हो। ओके, तो यहाँ पे मैं एक इक्वेशन भी लिख सकता हूँ। अगर गैमा की एनर्जी हम एच एफ मान लें और इस टाइम ये भी हम मान लें कि ये जो एच एफ एनर्जी है ये ग्रेटर देन 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो इस एच एफ एनर्जी का एक हिस्सा तो इस्तेमाल होगा पेयर को प्रोड्यूस करने में यानी 2m0c², और जो बाकी एनर्जी होगी वो कन्वर्ट हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन पेयर, यानी आधी काइनेटिक एनर्जी पॉजिट्रॉन को मिल जाएगी और आधी इलेक्ट्रॉन को मिल जाएगी। दिस इज़ द वर्किंग इक्वेशन ऑफ पेयर प्रोडक्शन। ऑल दो हमारी किताब में ये वर्किंग इक्वेशन लिखी नहीं हुई लेकिन आपको पता होना चाहिए इस बारे में भी। अब यही बातें हम यहाँ पे ज़रा लिस्ट आउट कर लेते हैं। पेयर प्रोडक्शन अकर्स व्हेन गैमा रे हाई एनर्जी फोटोन passes नियर बाय एन एटॉमिक न्यूक्लियस। एज ए रिजल्ट एन इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर इज emitted as shown in the figure. The materialization of energy is always done in pair of a particle and its antiparticle to conserve charge. ये मैंने अभी आपको बात समझाई थी कि पेयर हमेशा क्यों प्रोड्यूस होता है, to conserve charge. The presence of third particles such as nucleus is necessary to conserve linear momentum. याद रहे बच्चों, ये जो न्यूक्लियस है अगर यहाँ ना होता तो मोमेंटम ने कंजर्व नहीं रहना था। आप जानते हो कि इस टाइम मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए हमारे पास यहाँ न्यूक्लियस मौजूद है जो कि रिकॉइल एनर्जी को ले लेगा और मोमेंटम को क्या करेगा, कंजर्व। यानी पेयर प्रोडक्शन जो है वैक्यूम में नहीं हो सकता। अगर वैक्यूम में गैमा रे फोटोन जा रहा है जिसकी एनर्जी 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा है वो कभी पेयर प्रोडक्शन नहीं कर पाएगा कि वहाँ पे हैवी न्यूक्लियस मौजूद नहीं है टू कंजर्व लीनियर मोमेंटम। नेक्स्ट हम एनर्जी कंजर्वेशन की बात करेंगे। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मास एनर्जी इक्विवेलेंस E = mc²,
the minimum energy of photon for pair production must be equal to the sum of rest mass energies of the created particles. यानी इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन की जो रेस्ट मैस एनर्जी है वो बनती थी 2m0c²। इतनी एनर्जी हमारे गैमा के पास होनी चाहिए। तो आइए हम पहले प्रोटॉन की आइए हम पहले इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन की रेस्ट मैस एनर्जीज लिख लेते हैं। रेस्ट मैस एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गई m0c² 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इन द सेम वे रेस्ट मैस एनर्जी ऑफ पॉजिट्रॉन भी सेम ही आएगी 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और m0c²। तो टोटल रेस्ट मैस एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर बन गई 2m0c², यानी 2 टाइम्स ऑफ 0.51 इट बिकम्स 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब गैमा रे फोटोन जो होगा जिसकी एनर्जी लेस होगी 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, इट कैन नॉट प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर, whereas a photon with an energy greater than 1.02 mega electron volt creates an electron positron pair and the excess energy goes into the kinetic energy of the particles। ये जो पीछे इक्वेशन मैंने आपको लिख के दी थी, AHF टोटल एनर्जी है गैमा की जो कि 1.02 से ज़्यादा है, इसका 1.02 वाला पार्ट यानी इक्वल टू 2m0c², ये यूज़ होगा पेयर की प्रोडक्शन में और बाकी एनर्जी जितनी बचेगी वो दोनों पेयर ऑफ पार्टिकल्स को इक्वली डिवाइड हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, यानी काइनेटिक एनर्जी ऑफ पॉजिट्रॉन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये इक्वेशन स्टूडेंट्स आप अपने नोट्स में ऐड कर लीजिएगा। नेक्स्ट बात है द प्रोसेस ऑफ पेयर प्रोडक्शन सेटिस्फाइज द लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, मोमेंटम एंड एनर्जी। इट कैन अकर फॉर एनी पार्टिकल एंड एंटी पार्टिकल। ये किसी भी पार्टिकल और एंटी पार्टिकल के लिए हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि गैमा ने इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन ही बनाना है। अगर गैमा की एनर्जी इस हिसाब से होगी कि वो प्रोटॉन और एंटी प्रोटॉन बना सकती है तो इस तरह फिर पेयर प्रोडक्शन में प्रोटॉन और एंटी प्रोटॉन भी बनाया जा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है जी एनाइलेशन ऑफ मैटर। अब इसमें स्टूडेंट्स ये होता है कि जब भी कोई एंटी पार्टिकल इसमें स्टूडेंट्स ये होता है कि जब भी कोई पार्टिकल अपने एंटी पार्टिकल को अप्रोच करता है, जैसा कि इस डायग्राम में एक इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन दिखाया गया है, जैसे ये एक दूसरे को अप्रोच करेंगे तो ये एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर देंगे, अपने मैटर को डिस्ट्रॉय कर देंगे और वही मैटर की जो एनर्जी होगी यानी रेस्ट मैस एनर्जी वो गैमा रे फोटॉन्स में कन्वर्ट हो जाएगी। और ख़ूबसूरत बात यहाँ ये है कि यहाँ भी एक गैमा बनने की बजाय 2 गैमा बन रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं डायग्राम में। अब ये 2 गैमा क्यों बने हैं इसके पीछे भी लॉजिक है, आगे चलते हुए मैं बताता हूँ। देखिए सबसे पहले अगर एनर्जी कंजर्वेशन की बात करें तो ये पॉजिट्रॉन की जो एनर्जी है दिस इज़ 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जिसे हमने पिछले टॉपिक में m0c² भी कहा था। और इस इलेक्ट्रॉन की जो रेस्ट मैस एनर्जी होगी दिस इज़ ऑल्सो m0c² डैट इज़ 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऑल दो इनके पास काइनेटिक एनर्जीज भी हैं क्योंकि ये मूव करके आ रहे हैं, लेकिन उनको हम अभी नेग्लिजिबल ले रहे हैं, या हम ये सपोज कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन जस्ट एक दूसरे के साथ मिले हैं और इनकी रेस्ट मैस एनर्जीज गैमा रे फोटॉन्स के अंदर कन्वर्ट हो गई हैं स्टूडेंट्स, जो कि ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। अब अगर एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई किया जाए तो यहाँ जो 2 गैमा बने हैं, एक गैमा की एनर्जी 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होनी चाहिए और दूसरे की भी 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होनी चाहिए। हाँ, अगर यहाँ इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन की काइनेटिक एनर्जीज को भी ले लिया जाए, सपोज आप समझ लीजिए कि इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन की मिला के जो काइनेटिक एनर्जी है सपोज करें वो 0.5 आ रही है। अब उस काइनेटिक एनर्जी का जो हाफ बनेगा टोटल का 0.5 का हाफ 0.25 वो एक गैमा को भी मिलेगा और दूसरे गैमा को भी मिलेगा। तो अल्टीमेटली अब जो 2 गैमा पैदा होंगे उनकी एनर्जी 0.76 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी दोनों की। ओके, लेकिन इस टाइम आपको समझाते हुए हमने इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी को कंसिडर नहीं किया, जस्ट उनकी रेस्ट मैस एनर्जीज को कंसिडर किया। तो अकॉर्डिंग टू एनर्जी कंजर्वेशन जारी बात है इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का डिस्ट्रॉय होने से पहले, एनर्जी में कन्वर्ट होने से पहले इनकी जितनी रेस्ट मैस एनर्जीज थी कन्वर्ट होने के बाद इनटू 2 गैमा रे फोटॉन्स, उन 2 गैमा रे फोटॉन्स की भी एनर्जी उतनी ही होनी चाहिए। अब अगर हम मोमेंटम कंजर्वेशन की बात करें स्टूडेंट्स, देखें जो पॉजिट्रॉन था वो राइट साइड पे आ रहा है और जो इलेक्ट्रॉन है ये लेफ्ट साइड पे आ रहा है। बोथ आर मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, दोनों का मास भी सेम है, दोनों की स्पीड भी सेम कर लें तो दोनों का मोमेंटम सेम है।
लेकिन अगर मैं पॉजिट्रॉन के मोमेंटम को पॉजिटिव कहूँगा तो मुझे इलेक्ट्रॉन के मोमेंटम को नेगेटिव पी कहना चाहिए बिकॉज ऑफ ऑपोजिट डायरेक्शन। तो नेट मोमेंटम बिफोर कन्वर्जन जो है दैट इज पी माइनस पी इक्वल टू ज़ीरो। अब अगर आप दो गैमा जो प्रोड्यूस करवाए हैं उसकी तरफ अब हम आते हैं स्टूडेंट्स। अगर यहाँ पे एक गैमा प्रोड्यूस होता, जब कोई भी गैमा रे फोटोन जा रहा हो, कोई भी लाइट का फोटोन जा रहा हो लाइक अ गैमा रे फोटोन, तो इसका मोमेंटम का फार्मूला होता है स्टूडेंट्स एच ओवर लैम्डा। अब अगर एक गैमा यहाँ प्रोड्यूस होता तो फिर यहाँ मोमेंटम कंजर्व नहीं रहना था स्टूडेंट्स, इसलिए दो गैमा प्रोड्यूस हुए। एक गैमा ऊपर जा रहा है जिसका मोमेंटम होगा प्लस एच ओवर लैम्डा, और एक नीचे आ रहा है इसका मोमेंटम होगा माइनस एच ओवर लैम्डा। तो अगर आप नेट मोमेंटम आफ्टर कन्वर्जन भी निकालोगे तो देखें वो ज़ीरो ही आएगा। यही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमें कहता है कि जितना कन्वर्जन से पहले मोमेंटम था सिस्टम का उतना ही कन्वर्जन के बाद होना चाहिए। इसीलिए जब भी दो पार्टिकल्स जिसमें से एक पार्टिकल होगा और दूसरा एंटी पार्टिकल होगा उसी पार्टिकल का, जब भी ये डिस्ट्रॉय करेंगे एनाइलेशन करेंगे तो हमेशा दो गैमा प्रोड्यूस होंगे जो कि ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हुए मोमेंटम को कंजर्व करेंगे। नेक्स्ट हम यही बातें लिस्ट आउट कर लेते हैं स्टूडेंट्स। इट इज़ द ऑपोजिट प्रोसेस ऑफ पेयर प्रोडक्शन। जारी बात है पेयर प्रोडक्शन में क्या हुआ था, जो गैमा रे की एनर्जी थी वो पेयर ऑफ पार्टिकल्स में कन्वर्ट हुई थी, और एनालिएशन ऑफ मैटर में क्या हुआ है, दो एंटी पार्टिकल्स एक दूसरे को डिस्ट्रॉय करके दोबारा एनर्जी में कन्वर्ट हो गए हैं। यानी पेयर प्रोडक्शन में एनर्जी मैटर में कन्वर्ट हो रही थी और एनाइलेशन ऑफ मैटर में मैटर दोबारा एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन एन इलेक्ट्रॉन एंड अ पॉजिट्रॉन इंटरेक्ट टू ईच अदर they annihilate into two gamma ray photons as shown in the figure. The reaction can be written as, ये देखें एक इलेक्ट्रॉन आया दूसरा पॉजिट्रॉन आया और ये डिस्ट्रॉय होके दो gamma ray photons में कन्वर्ट हो गए। The energy of each gamma ray photon is 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि मैं बता चुका हूँ आपको समझा चुका हूँ, which is equal to the rest mass energy of an electron or a positron m naught c square. In an annihilation reaction, energy and momentum are conserved. Besides the electron and positron annihilation, the annihilation reaction of other particles and their antiparticles can also be carried out. For example, proton and antiproton, lepton and antilepton, quark and antiquark, etc. अब ये यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन है स्टूडेंट्स हमारे पास, अ पार्टिकल एक्सेलरेटर नेम्ड एज लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर LHCb से कहते हैं एट CERN have revealed that some mass of colliding particles is changed to electromagnetic radiation according to Einstein equation, and leftover mass appears in the form of new subatomic particles. यानी लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर के अंदर जब हमने बहुत सारे पार्टिकल्स को आपस में कोलाइड करके देखा तो हमें बहुत सारे अदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी डिस्कवर हुए स्टूडेंट्स। ऑल्दो अब हमारी बुक के मुताबिक तो एनाइलेशन ऑफ मैटर इतना ही है, लेकिन हमारी बुक की जो एक्सरसाइज है उसमें एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन में एनाइलेशन ऑफ मैटर के प्रिंसिपल को मेडिकल फील्ड में इस्तेमाल कैसे करते हैं इसके बारे में भी पूछा गया है। ऑल दो बुक में कहीं इसकी इंफॉर्मेशन मौजूद नहीं है, वो भी मैं आपको लिखवा देता हूँ स्टूडेंट्स, वो भी आप नोट डाउन कर लें। जी स्टूडेंट्स, यूटिलिटी ऑफ दिस प्रिंसिपल इन द मेडिकल फील्ड। द प्रिंसिपल ऑफ पेयर एनाइलेशन इज यूज्ड इन अ पावरफुल मेडिकल इमेजिंग टेक्निक कॉल्ड पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी, जिसे पेट स्कैन भी कहते हैं। जैसे आपने सीटी स्कैन स्टूडेंट सुना होगा, सीटी स्कैन में हम एक्स रेज का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपने एमआरआई सुना होगा, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, जिसमें मैग्नेटिक फील्ड और रेडियो वेव्स का इस्तेमाल होता है। और इसी तरह पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी है जिसकी मदद से हम ट्यूमर को डिटेक्ट करते हैं स्टूडेंट्स, कैंसर सेल्स को डिटेक्ट करते हैं। अब इस स्कैन में होता क्या है स्टूडेंट्स, नंबर 1, जिस पेशेंट का स्कैन लेना होता है उसको हम इंजेक्ट करते हैं विद अ रेडियो एक्टिव ट्रेसर, और यूजुअली जो रेडियो एक्टिव ट्रेसर इस्तेमाल किया जाता है डैट इज़ फ्लोरो डीऑक्सी ग्लूकोज FDG। इसके अंदर जो फ्लोरीन होता है ये एक्चुअली बीटा रेडिएशंस को एमिट करता है। दिस ट्रेसर एमिट्स पॉजिट्रॉन्स, पॉजिट्रॉन को एक्चुअली पॉजिटिव बीटा भी कहते हैं, ये आगे रेडियो एक्टिविटी में जाके इस तरह का नाम आएगा। ईच पॉजिट्रॉन ट्रेवल्स अ शॉर्ट डिस्टेंस एंड मीट्स एन इलेक्ट्रॉन। जारी बात है जब ये बॉडी के अंदर मौजूद होगा ट्रेसर, तो इससे निकलने वाले जो पॉजिट्रॉन्स होंगे वो बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉन्स के साथ एनाइलेशन करेंगे और दो गैमा रे फोटॉन्स पैदा करेंगे जो कि ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे होंगे,
और डिटेक्टर्स की मदद से वो ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करने वाले फोटॉन्स, जो गैमा रे फोटॉन्स हैं, उनको डिटेक्ट करके हम ये सारा स्कैन करते हैं स्टूडेंट्स. सो ईच पॉजिट्रॉन ट्रेवल्स अ शॉर्ट डिस्टेंस एंड मीट्स एन इलेक्ट्रॉन. पेयर एनालिशन अकर्स होगी और उसके नतीजे में दो गैमा रे फोटॉन्स पैदा होंगे विच आर एमिटेड इन ऑपोजिट डायरेक्शंस. डिटेक्टर्स अराउंड द बॉडी डिटेक्ट दीज गैमा रेज. A computer reconstructs a 3D image of internal organs. इसे जी हम पेट स्कैन कहते हैं. पेट स्कैन की एप्लीकेशन में कैंसर डिटेक्शन आ जाएगी. ट्यूमर्स यूज मोर ग्लूकोज शो अप क्लियरली. जारी बात है जो ट्यूमर सेल्स होते हैं वो ज़्यादा ग्लूकोज को इस्तेमाल करते हैं, मतलब ज़्यादा रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी रखते हैं, इसलिए वहाँ पे जो गैमा रे फोटॉन्स का सिग्नल आएगा वो ज़्यादा आएगा. यहाँ से फिर हम उसको स्कैन के अंदर कलर्ड कर देंगे उस पार्ट को, तो इस तरीके से कैंसर सेल्स की डिटेक्शन हो जाएगी. ब्रेन स्टडीज़ में इस्तेमाल होता है, यूज्ड इन अल्जाइमर्स और एपिलेप्सी में. हार्ट डिजीज़ में ये इस्तेमाल होता है. एवेलुएट्स ब्लड फ्लो एंड टिश्यू वायबिलिटी. तो अगर आपको ये कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन आए जिसमें एनाइलेशन ऑफ मैटर को इस्तेमाल करते हुए मेडिकल फील्ड में इसकी एप्लीकेशन पूछी हो, तो आप ये वाला मटेरियल इसमें लिख सकते हैं. सो यहाँ तक हमने अपना थर्ड आर्टिकल कंप्लीट किया विच इज़ मैटर एंड एंटी मैटर. अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, इसको शेयर करें, एंड इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल काइंडली सब्सक्राइब टू दिस चैनल ताकि इस तरह की वीडियोस बर वक्त आप तक पहुँच सकें. थैंक यू. जज़ाकल्लाह.